हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में जो 10 पेपर हुए थे, उन 10 पेपर में 8 क्वेश्चंस क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से थे और उन 8 के 8 क्वेश्चंस को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन बीइंग, इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसके फॉर्मूले हैं, उनका यूज हम फिजिक्स के अदर चैप्टर्स में भी देखते हैं। भले क्लास 11th की बात करें या 12th की बात करें, आप इस चैप्टर के बिना फिजिक्स तो नहीं सीखने वाले, और इसीलिए आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाने नहीं जा रहा, मैं आपको इस पूरे चैप्टर का रिविजन करवाने जा रहा हूँ। इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिविजन करेंगे हम क्वेश्चंस के थ्रू। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता, अगर आप किसी टॉपिक में वीक हैं, तो भी आप घबराना मत, क्योंकि ये क्लास मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए ले रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल मन में एकदम ध्यान रखते हुए इस क्लास को कंडक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं मालूम तो भी आप पूरी की पूरी बातें समझ जाएं, आप जेई में आए हुए इन 8 सवाल को सॉल्व करना सीख जाएं। और आपको मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ कि इस क्लास को अटेंड करने के दौरान आप जितना भी टाइम डिवोट करेंगे, वो टाइम आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। आप इस क्लास में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस चैप्टर की तरफ, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 27 जनवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट से है। अ बुलेट इज फायर्ड into a fixed target, loses 1/3 of its velocity after traveling 4 centimeter. It penetrates further d into 10 to the power -3 meter before coming to rest. The value of d is, all right, मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। आप एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुलेट को हमने फायर किया और वो बुलेट एक फिक्स्ड टारगेट की तरफ मूव किया। तो एक काम करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मैं फिक्स टारगेट को एक वुडन ब्लॉक मान करके चलता हूं, है ना। हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो फिक्स टारगेट है वो एक वुडन ब्लॉक है। तो यहां पर मैं एक वुडन ब्लॉक बना दिया और इस वुडन ब्लॉक की तरफ हमने एक बुलेट को फायर किया। तो कहता है कि जब इस बुलेट को फायर किया तब 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद बुलेट ने अपनी वेलोसिटी का 1/3 लूज किया। तो कहता है कि अगर d इंटू 10 to the power -3 मीटर ट्रेवल करके वो रुक गया, तब उस केस में d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। तो देखिए, अब मान लेते कि किसी मोमेंट पे बुलेट यहां पर पहुंची और ये जो डिस्टेंस इस बुलेट ने ट्रेवल किया, इसे ही हम 4 सेंटीमीटर मान करके चलते हैं। तो कहता है कि 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद बुलेट ने अपनी वेलोसिटी का 1/3 लूज किया। अब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का डिक्रीमेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बॉडी हमारी या फिर जो हमारी बुलेट है वो डिसेलरेट कर रही है। अब सवाल ये है कि हम डिसेलरेशन की वैल्यू को क्या मान करके चलें, यूनिफॉर्म लें कि वेरिएबल लें। तो क्योंकि यहाँ पर सिंगल टारगेट की तरफ हमारी बुलेट की मूवमेंट हो रही है या सिंगल टारगेट के थ्रू हमारी बुलेट की मूवमेंट हो रही है, मुझे यहाँ पर उस बुलेट के डिसेलरेशन की वैल्यू को यूनिफॉर्म लेना चाहिए और मैं लूँगा भी। यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा मान करके चलें कि जो बुलेट की मूवमेंट है वो यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में आएगी। हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारी बुलेट यूनिफॉर्मली डिसेलरेट कर रही है, मतलब यहाँ पर हम एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ पर कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। नाउ अब क्योंकि मुझे यहाँ पर इक्वेशंस को लिखना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और मेरे पास यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड डाटा अवेलेबल है, तो मुझे कुछ क्वांटिटीज को यहाँ पर एज्यूम करना होगा जिसके थ्रू ही मैं इक्वेशंस को लिखूंगा और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइनली आंसर तक पहुँचूंगा। अब क्योंकि बुलेट की शुरुआत की वेलोसिटी को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, इट इज बेटर इफ यू एज्यूम दिस वैल्यू टू बी यू। मैंने बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी को यू एज्यूम कर लिया, करने की जरूरत है, अदरवाइज हम इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। तो मैंने बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी को यू मान लिया है। नाउ अब कहता है कि 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद बुलेट ने अपनी वेलोसिटी का 1/3 लूज किया। अब अगर 1/3 लूज किया तो कितना बचा, तो डेफिनेटली अगर 1/3 कम हो गया तो 2/3 बचा, और इसीलिए इस पोजीशन पे जो हमारी बुलेट की फाइनली वेलोसिटी मेंटेन होने वाली है, इट विल बी 2/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी u। और यहाँ पर मैं डिसेलरेशन को यहाँ पर -a लेकर के चलूंगा। अब यहाँ पर माइनस साइन क्यों आ रहा है, उसके पीछे का भी मैं रीजन आपके सामने रखूंगा। एक बार मैं डेटा यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमने
इनिशियल वेलोसिटी को ले लिया है u, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 2/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, 1/3 कम हो गया तो 2/3 बचा हुआ है। नाउ जो डिस्टेंस हमारी बुलेट ने ट्रेवल किया इट इज 4 सेंटीमीटर विच इज 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एंड अगेन जो यहाँ पर हमारे बुलेट के पास रहने वाली डिसेलरेशन है उसे मुझे लेना होगा -a। अभी माइनस क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे का मैं कारण आपको बता दूं। देखिए, वन डायमेंशनल मोशन में आपके पास होते हैं 2 डायरेक्शंस। अगर आप बाउंड हो कि आपको एक सीधे रास्ते में ही चलना है तब आपके पास टोटल 2 डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड और सेकंड होता है आपका बैकवर्ड, है ना। अगर आप एक सीधे रास्ते में चलना चाह रहे हो तो या तो आप आगे जा सकते हो या तो फिर पीछे आ सकते हो। अब अगर आप वन डायमेंशनल मोशन में किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं तब आपको क्या करना होगा, आपको उस वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक साइन असाइन करना पड़ेगा। आपको उसे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन असाइन करना ही पड़ेगा। अब आप चाहें तो आप फॉरवर्ड को भी पॉजिटिव साइन दे सकते हैं और आप चाहें तो बैकवर्ड को भी पॉजिटिव साइन दे सकते हैं। अब अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन असाइन किया है तब आपको बैकवर्ड को नेगेटिव लेना होगा। अगर आपने बैकवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो आपको फॉरवर्ड को नेगेटिव लेना होगा। तो क्या लेना चाहिए, तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, ये आप पे डिपेंडेंट है। आप फॉरवर्ड को पॉजिटिव लें, बैकवर्ड को पॉजिटिव लें, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा आंसर सेम मिलेगा, सही मिलेगा। इसको लेकर के आप बिल्कुल ऐसे उठ रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया हुआ है। मैंने u का देखो साइन यहाँ पर पॉजिटिव लिया हुआ है, और क्योंकि u यहाँ पर हमारी फॉरवर्ड है और क्योंकि यहाँ पर हमारी बुलेट डिसेलरेट करी, स्लो डाउन हो रही है, तो डेफिनेटली इस बुलेट का जो एक्सीलरेशन है वो बैकवर्ड होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि फॉरवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो बैकवर्ड डायरेक्शन की वेक्टर क्वांटिटी को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पर मैंने इस बैकवर्ड एक्सीलरेशन को मैंने नेगेटिव लिया हुआ है। यहाँ पर एक बात आप बिल्कुल याद रखिए कि जब भी एक बॉडी की वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अपोजिट होंगे तभी उस बॉडी की स्पीड में डिक्रीमेंट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि कब एक बॉडी की स्पीड में डिक्रीमेंट होता है, कब एक बॉडी की स्पीड कम होती है, तब आप क्या जवाब देंगे, जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तब इस केस में अगर आपने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है तब आपको एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेना होगा। अगर आपने वेलोसिटी को नेगेटिव लिया है तो आपको एक्सीलरेशन को पॉजिटिव लेना होगा। दोनों के साइन अलग अलग होंगे। एग्जैक्टली सिमिलर वे में कब एक बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, जब एक बॉडी की वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तब उस केस में बॉडी की स्पीड में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है स्पीड। कब, जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। अब अगर आपने वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तब उस केस में एक्सीलरेशन का साइन भी पॉजिटिव होगा। इस केस में v एंड a दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर आपने मान लेते कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तब इस केस में डेफिनेटली आपको एक्सीलरेशन के साइन को भी नेगेटिव लेना होगा। इसका ये मतलब है कि जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी जा करके बॉडी की स्पीड में इंक्रीमेंट आता है। आपको ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए। तो आपके मन में एक बात यहाँ पर आ सकती है कि एक्सीलरेशन का साइन तो नेगेटिव है तो स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बता दूं, नेगेटिव एक्सीलरेशन डजंट मीन डिसेलरेशन। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये आपका कन्वेंशन है। एक्सीलरेशन के साथ पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा ये आप डिसाइड करते हो, और इसीलिए एक्सीलरेशन का साइन नेगेटिव है इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर डिसेलरेशन है, वहां पर एक्सीलरेशन भी हो सकता है। और इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली सारी बातों को समझ लेना चाहिए। यहाँ पर u को पॉजिटिव लिया गया था और इसीलिए मैंने a को यहाँ पर नेगेटिव लिया, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली मेरी बुलेट स्लो हो रही है, इसकी स्पीड में डिक्रीमेंट है। अगर मैं u को नेगेटिव लूंगा तो मैं a को पॉजिटिव लूंगा, जो अगेन डिसेलरेशन को ही शो करेगा, है ना। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। अब आपको ये समझना है कि इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड करके फॉर्म करने वाली कौन सी वो इक्वेशन है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर एक इक्वेशन को फॉर्म कर सकता हूँ, या फिर मैं इन डेटा को वहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप जवाब देंगे द थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। आपको अच्छे से मालूम है कि जब एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तब हम काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस हैं, काफ़ी फेमस इक्वेशन है, उन्हें यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द फर्स्ट इक्वेशन इज v = u + at,
This is the first equation of kinematics. The second one is x equals to ut plus half at square, and the third one is v square minus u square इक्वल टू 2ax. ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है, और ये एक्सीलरेशन के कांस्टेंट होने के दौरान ही वैलिड है. आप इन इक्वेशंस को कहीं भी यूज मत कर लेना. इन इक्वेशंस को यूज हम तभी करेंगे जब हमारी एक्सीलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी. वेरिएबल एक्सीलरेशन के केस में ये इक्वेशंस वैलिड नहीं है, तब हम कैलकुलस के हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो अब यहाँ पर हमने एक्सीलरेशन को कांस्टेंट लिया हुआ है, और इसीलिए मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को यूज करने के लिए यहाँ पर अलाउड हूँ. तो मैं थर्ड इक्वेशन के साथ जाऊँगा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन से मेरा काम बनने वाला है. तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax. ये मेरी इक्वेशन है, implies that. तो फाइनल वेलोसिटी इज 2/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी. तो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, आई विल हैव 4u स्क्वायर अपॉन 9 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस a इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2. अब देखें तो LHS में अगर मैं दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन करूं तो मेरा एलसीएम तो यहाँ पर 9 आने वाला है. तो 4u स्क्वायर माइनस 9u स्क्वायर विल बिकम माइनस 5u स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू a इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2. अब चाहे तो माइनस एंड माइनस को कैंसिल कर सकते हैं. एंड फाइनली लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. अब कह रहा है आगे कि जब हमारी बुलेट यहाँ पहुंची, इस जगह से आगे वो 4d इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल की, और फाइनली जाकर के वहां पर रुक गई. तो मान लेते हैं कि बुलेट यहाँ पर आकर के रुक गई. दिस इज द पोजीशन जहां पर हमारी बुलेट रुक गई. अब कितना आगे डिस्टेंस और ट्रेवल किया उसने, इट इज d इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके फाइनली बुलेट हमारी रुकने वाली है. तो काम करते हैं, हम इस पोजीशन से लेकर के इस फाइनल पोजीशन तक के लिए एक बार और इक्वेशन को लिखते हैं, एंड हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी जिन्हें सॉल्व करते ही हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा. सो अब मैं देखूं तो सेकेंड पार्ट के लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 2/3 ऑफ u. करेक्ट और नॉट. मैं इस जगह से लेकर के इस जगह तक के लिए अब इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं. तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है 2/3 इंटू यू, और इसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को मैं सेकेंड पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी बना देता हूं. फाइनली कितना, तो क्योंकि बुलेट को फाइनली रोकना है तो v की जगह में 0. अब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म लेकर के चल रहे हैं हम, तो a की वैल्यू अभी भी -a हो जानी चाहिए, और जो डिस्टेंस हमारी बुलेट ने ट्रेवल किया है इट इज d इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. अब इन चारों क्वांटिटीज को इंक्लूड करने के लिए वापस से मुझे इसी इक्वेशन को यूज करना होगा, जो मैं कर लेता हूं. सो v स्क्वायर विल बिकम 0 माइनस यू स्क्वायर विल बिकम 4u स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस a इंटू d इंटू 10 टू द पावर -3. एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. आप चाहें तो माइनस एंड माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं. नाउ अब मुझे d की रिक्वायरमेंट है. देखा जाए तो मैंने यहाँ पर u को एज्यूम किया हुआ है, मैंने a को भी एज्यूम किया हुआ है, और मुझे d की रिक्वायरमेंट है. तो एक बात बताइए आप, मैं इन दोनों इक्वेशंस का क्या करूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस के साथ क्या करूं कि मुझे d मिल जाए और बाकी सारे जो एजम्पशंस थे मेरे, जो भी मेरे अननोन थे, वो सब एलिमिनेट हो जाएं. तो डेफिनेटली आप जवाब देंगे कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना चाहिए. डिवाइड करने से क्या होगा, जब LHS डिवाइड होंगे तो u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, RHS जब डिवाइड होंगे तो a भी कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली d मुझे मिल जाएगा, है ना. तो इसीलिए मुझे इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना चाहिए. तो आप 1/2 भी कर सकते हैं, 2/1 भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैं 1/2 करता हूं. तो देखा जाए u स्क्वायर बाय 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो LHS में यहाँ पर मिलेगा मुझे 5/4. तो मुझे यहाँ पर 5/4 लिख देना चाहिए इक्वल टू. अब देखें तो और क्या क्या कैंसिल हो रहा है. तो 2a भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर मेरे पास RHS में बचने वाला है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय d इंटू 10 टू द पावर -3. आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी. सो नाउ अब 10 टू द पावर -3 न्यूमरेटर में जाकर के +3 होगा. तो 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर +3 इज 10. So 4 into 10 will become 40,
तो फाइनली डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो 40 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, सो 40 इंटू 4 विल बिकम 160 इक्वल्स टू 5d। डी की वैल्यू के लिए मुझे 5 को डिवाइड करना होगा, और अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे वैल्यू मिल रही है 32। बट अगर आप देखेंगे तो जो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन 32 नहीं है, और इसीलिए बिल्कुल जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो सही था बट इसकी कोई भी आंसर की सही नहीं थी। एनटीए का यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल्ट था कि उन्होंने करेक्ट आंसर की नहीं दी थी, उन्होंने इनकरेक्ट आंसर की के साथ इस सवाल को फॉर्म कर दिया था। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो डेफिनेटली 32 है। ये क्वेश्चन में आपको बोनस मिलना था। सो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज 32। ऑप्शंस गलत हैं, बट अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना हो तो आप इसी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मैं समझता हूं कि जो पहला क्वेश्चन है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जनवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट से है। अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of upper point A from the starting point is dash meter. All right, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फ्री फॉल का केस है, कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है इट इज इक्वल टू 80 मीटर। दिस इज गिवन 80 मीटर, और कह रहा है कि 2 सेकेंड के इंटरवल में एक बॉडी ने पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक की जर्नी को कंप्लीट किया। यहां से लेकर यहां तक के आने का समय कितना है? इट इज 2 सेकेंड। तो कहता है द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मान लेते यहां से स्टार्ट हुआ था मोशन, इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ था, और इस पॉइंट को मैं ओ मान करके चलता हूं। तो डेफिनेटली क्योंकि मोशन की शुरुआत पॉइंट ओ से हुई है, तो पॉइंट ए पे डेफिनेटली मेरी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू को मुझे लेना पड़ेगा 0। तो कहता है कि ओ से लेकर के पॉइंट ए के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा, मुझे ये सेपरेशन बताना है, और इस सेपरेशन को मैं वाई मान करके चलता हूं, जो मुझे बताने की जरूरत है। आपको सवाल तो समझ में आ गया होगा, और आपको बिल्कुल समझना है कि स्मॉल हाइट से जब भी बॉडी फ्रीली फॉल होती है तब उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम कांस्टेंट लेते हैं। उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.81 होती है, बट हम राउंड फिगर 10 लेकर के चलते हैं। एंड इवन इस क्वेश्चन में हमें 10 लेने को कहा गया है। तो ठीक है, देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि मुझे y की रिक्वायरमेंट है तो मुझे सोचना होगा कि किस वे में हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमको ये बात सोचनी पड़ेगी यहां पर। तो देखिए O से लेकर के A एंड A से लेकर B तक जो हमारी बॉडी फॉल हो रही है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते हुए फॉल हो रही है ना। ये बात आप बिल्कुल समझ सकते हैं। एक बात और भी है कि पॉइंट A पे अगर मान लेते, मैं ये मान के चलता हूं कि जो बॉडी की वेलोसिटी अगर मान लेते v है, मैं मान के चलूं कि पॉइंट ए पे बॉडी की वेलोसिटी v है, तो ये v o से लेकर के a तक की फाइनल वेलोसिटी है एंड a से लेकर के b तक की इनिशियल वेलोसिटी है। इसी v को रेफर करके हमें दोनों पार्ट्स के लिए 2 इक्वेशंस को फॉर्म करना चाहिए, और फिर उनकी हेल्प से हमको फाइनली y की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेना चाहिए। तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। सो नाउ हमें गिवन है, और मैं पहले बात कर रहा हूं O से लेकर के मैं A पॉइंट तक की बात कर रहा हूं। सो पॉइंट O पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी को मैंने v माना हुआ है। देन अब क्योंकि बॉडी फ्रीली फॉल डाउनवर्ड हो रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो मेरी वेलोसिटीज भी पॉजिटिव है, एंड क्योंकि एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है तो डेफिनेटली मुझको यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया कि जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा तब स्पीड बढ़ेगी, तब या तो आपको दोनों को प्लस लेना होगा या फिर दोनों को माइनस लेना होगा। मैंने दोनों को प्लस ले लिया है। एंड जो सेपरेशन है इट इज वाई। सो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को मैं वाई से शो कर रहा हूँ, सो वाई की जगह में यहाँ पर वाई आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगेन इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाली जो मेरी इक्वेशन है वो अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gy। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो एक पर्टिकुलर हैबिट है वो ये है कि अगर मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा हो तब मैं डिस्प्लेसमेंट को सिंबल x से शो करता हूं, और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली हो रहा हो तब मैं सिंबल को y से शो करता हूं। इसका फायदा ये है
कि जब हम 2 डायमेंशनल मोशन से डील करते हैं तब हमको एक्स एंड वाई की हैबिट होती है, और तब हम काफ़ी फ्रीली एंड काफ़ी पीस ऑफ माइंड के साथ हम लोग वहाँ पर दोनों सिंबल्स एक्स एंड वाई से कंफर्टेबल होते हैं, और वहाँ पर हम कोई गलती नहीं करते। और इसीलिए जनरली इस हैबिट को इंड्यूस करने के लिए आपके अंदर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हमेशा सिंबल वाई से शो करूँगा, एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के दौरान एक्सीलरेशन को हम सिंबल जी से शो करेंगे। सो नाउ क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू वाई। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नाउ अब हम बात करते हैं a से लेकर के b तक की। तो पॉइंट a पे जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू v, ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। एंड इस v की वैल्यू क्या आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1, इट इज इक्वल टू √20y, यस और नो, है ना। 2 इंटू 10 विल बिकम 20, 20 इंटू वाई विल बिकम 20y, v के लिए मुझे रूट ले लेना पड़ेगा। सो डेफिनेटली पॉइंट a पे जो वेलोसिटी है वो v है, और a से b तक की जर्नी के लिए पॉइंट a की वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, जिसकी वैल्यू हमारी √20y आ रही है। नाउ अब कितना नीचे उसने मूव किया, तब इस केस में जो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड की तरफ है इट इज गिवन टू बी 80 मीटर, यस और नो। नाउ एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, तो अगेन एक्सीलरेशन जी की वैल्यू मेरी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जो टाइम मुझे गिवन है वो टाइम मुझे बताया गया था कि ए से लेके बी तक की जो जर्नी का समय है वो 2 सेकेंड है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन चारों क्वांटिटीज के लिए कौन सी इक्वेशन है हमारे पास जिसे हम यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जवाब देंगे द सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स विच इज y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ऑब्वियसली आपको सेकेंड इक्वेशन के साथ ही आगे बढ़ना होगा। तो y हमारी कितनी हो गई, इट इज 80 मीटर इक्वल्स टू u की वैल्यू हो गई √20y, y ही हमें बताना है, टाइम की जगह में 2 सेकेंड प्लस g की जगह में 10 बाई 2 विल बिकम 5 मल्टीप्लाइड बाय t की जगह में 2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 4। सो नाउ 5 इंटू 4 विल बिकम 20। LHS में मेरे पास 80 है, RHS का सेकेंड टर्म मेरा 20 है, 80 माइनस 20 विल बिकम 60। और अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को डिवाइड कर दूं तो डेफिनेटली 60 अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी 30। सो 30 इक्वल्स टू √20y। तो नाउ रूट हटाने के लिए मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं तो 30 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 900 इक्वल्स टू √20y के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 20y। अब 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। सो फाइनली y की वैल्यू 90 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 45 मीटर आएगी। एंड फॉर दैट रीजन ओनली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 45 मीटर होगा। आई विल गो विथ 45 मीटर। एंड एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, एंड आप देख सकते हैं 45 इस क्वेश्चन के एकदम सही जवाब है। आई होप दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली क्लियर टू यू। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट से है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। द वेरिएशन ऑफ पोजिशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t is given as x equals to t cube minus 6t square plus 20t plus 15 meter. The velocity of the body when its acceleration becomes 0 is all right. देखिए मैं सवाल समझाता हूँ। पहले तो मुझे बोला है कि एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलग मूव कर रही है। इसी स्ट्रेट लाइन को हमें लेना है एक्स एक्सिस। वी आर कंसिडरिंग दिस स्ट्रेट लाइन एज द एक्स एक्सिस। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस में मूव करने के दौरान जो भी हमारे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है उसे हम इस इक्वेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब आपको जिस मोमेंट पे जिस टाइम पे उस पार्टिकल की पोजीशन की रिक्वायरमेंट है आप उस टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, आपको जो वैल्यू मिलेगी एक्स की वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो ऑरिजिन से कितने दूरी पर है। तो यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू गिवन है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। परफेक्ट, ये मुझे x की वैल्यू गिवन है। और इस इक्वेशन का जो सिग्निफिकेंस है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, अलग अलग टाइम पे वो कहाँ पर है आपको इस इक्वेशन से पता चल जाएगा।
आपको टाइम की वैल्यू बस बतानी है, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, जब भी आपको पता करना है कि बॉडी कहाँ पर है, पार्टिकल कहाँ पर है, आपको उस मोमेंट के टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अब कहता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक, तो देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया सा सवाल है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान मैं आपके सामने जितनी भी बातें रखूंगा, अगर वो बातें आप समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो विश्वास मानिएगा, तब आप विश्वास मानिएगा कि आप फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आपको फिजिक्स के आगे भी चैप्टर्स में काफ़ी आसानी होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब अगर यहां पर मैं बात करूं सबसे पहले एक्स की, तो एक्स क्या बताती है? एक्स बताती है हमारी पार्टिकल की पोजीशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को बदलेगा तो डेफिनेटली वो डिस्प्लेस हो रहा है। अगर एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ गया, दूसरे से तीसरे की तरफ गया, तो डेफिनेटली वो मूव कर रहा है और डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर आपको एक्स गिवन हो और वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट हो, तब डेफिनेटली आप एक्स से वी को फाइंड करने के लिए आप क्या करना, एक्स को डिफरेंशिएट कर देना। तो इफ यू डिफरेंशिएट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यू विल हैव वेलोसिटी। अब अगर मान लो बॉडी मूव कर रही है और मोशन के दौरान अगर उसकी वेलोसिटी बदल रही है, अगर मूविंग बॉडी हर अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अगर उसकी वेलोसिटी में आप चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हो, तब हम कहते हैं वो एक्सेलरेट हो रही है। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और v को डिफरेंशिएट करने से आपको मिल जाएगी एक्सेलरेशन। इतनी बात आपको समझना चाहिए। सो x को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा v को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा आपको एक्सेलरेशन a। अब एक मान लो आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाना है, तो जो सीढ़ियां आपको ऊपर लेकर के जाएंगी, उन्हीं सीढ़ियों से आप नीचे भी तो आते हो। एग्जैक्टली सिमिलर वे में आप ये सोचिए कि अगर आप x से v या फिर v से a तक पहुंच सकते हो, तो a से v एंड v से x तक भी पहुंच सकते हो। तब अगर आपको a गिवन हो और v की रिक्वायरमेंट हो, तब डेफिनेटली आप a को करेंगे इंटीग्रेट। तो बाय इंटीग्रेटिंग एक्सेलरेशन वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ v। एंड सिमिलरली अगर हम v को इंटीग्रेट करें, तब मुझको बॉडी की पोजीशन x मिल सकती है। कभी भी अगर आपको x गिवन हो और आपको a की रिक्वायरमेंट है अगर, तब आप x से a डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। आगे आपको x से v पहुंचना पड़ेगा, v पहुंचने के बाद ही फिर आप a तक पहुंच सकते हो। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना है, तब आपको फर्स्ट फ्लोर होते हुए जाना होगा, करेक्ट और नॉट? और इसीलिए x से v पहुंचना होता है, फिर v से हमको a पहुंचना होता है। या फिर अगर a से x पहुंचना हो, तो a से पहले v तक पहुंचे, फिर v से लेकर के आप x तक पहुंचे। इतनी बात आपको सबसे पहले समझ लेनी चाहिए। आई होप यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक बात और है कि कई बार आप अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूले को आप देखते हैं और आपके मन में डेफिनेटली कंफ्यूजन आता है कि भैया अलग अलग क्वेश्चन में हम अलग अलग फॉर्मूले को यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मोशन वैसी इक्वेशन। अलग अलग तरह के मोशन के लिए अलग अलग तरह की इक्वेशंस हैं और आपको इसी बात को समझाना मैं चाह रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, आप मेरी बात को समझिएगा। देखिए, आप बिल्कुल एक बात तो ध्यान में अपने मन में एक बात रख लीजिए कि जैसा मोशन होगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इक्वेशन को सिलेक्ट करना होगा। और इसीलिए क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह का मोशन हो सकता है, तो इसीलिए अलग अलग तरह की वहां पर इक्वेशन शामिल हो सकती हैं। और इसीलिए आप मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं मोशन की, और मैं यहां पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहा हूं, तो मोशन की दो कैटेगरी हैं। द फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म मोशन। एक ऐसा मोशन जिसमें हमारी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्म है, जो नहीं बदल रहा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। एक जैसा मतलब जो न बदले। तब अगर मान लो मोशन नहीं बदल रहा,
अगर मोशन एक जैसा है मतलब हम ये कंक्लूड करते हैं कि बॉडी जिस तरफ जा रही है वो उसी तरफ जा रही है, जिस वेलोसिटी की वैल्यू के साथ जा रही है उसी वेलोसिटी को वो कंटिन्यू की हुई है। मतलब न तो वेलोसिटी के कोई डायरेक्शन में बदलाव आना चाहिए, न वेलोसिटी की कोई मैग्नीट्यूड में बदलाव आना चाहिए, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा मोशन, एक जैसा मोशन मतलब आप बॉडी के मोशन में कोई बदलाव नहीं ऑब्जर्व करने वाले, और इस केस में हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी जीरो। इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप v को फाइंड करने के लिए x बाई टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल विल डू। आप v की जगह में लिख दिए x बाई टी तो भी करेक्ट आंसर, आपने लिख दिया डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी तो भी सही आंसर, आपने लिख दिया dx बाई dt तो भी सही आंसर। आप एलजेब्रा यूज करें कि आप कैलकुलस यूज करें, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको हर बार एक ही आंसर मिलने वाला है, और बिल्कुल आप बिल्कुल किसी को भी यूज कर लीजिए, आपको आंसर सही मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन के केस में। डन। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, जो है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है का क्या मतलब है? मोशन नॉन यूनिफॉर्म है इसका ये मतलब है कि मोशन में बदलाव आ रहा है, मतलब बॉडी अपनी वेलोसिटी को बदल रही है, बॉडी अपनी वेलोसिटी को क्या कर रही है? बदल रही है। बॉडी की वेलोसिटी बदलते बदलते जा रही है, उसका मोशन बदलता बदलता जा रहा है, और इसलिए हम मोशन को क्या मान रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मान रहे हैं, जो बदलाव के साथ हो रहा हो, है ना। तब इस केस में डेफिनेटली वेलोसिटी क्या है मेरी? वेलोसिटी मेरी वेरिएबल है। अब अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं है ना, तो ये बात आप समझ सकते हैं। अब अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो फिर दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सेकंड बात एक्सेलरेशन वेरिएबल है, और इसीलिए हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन है, नॉन जीरो है बट कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब आप मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फ्री फॉल इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, फ्री फॉल फ्रॉम अ स्मॉल हाइट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब ए कांस्टेंट हो तब हम उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और तब आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप यूज कर सकते हैं x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, आप यूज कर सकते हैं v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2ax। कंप्लीट चॉइस आपकी है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जिसकी जरूरत पड़ेगी इन तीनों इक्वेशंस में आप उसको यूज कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। और इन तीन इक्वेशंस को तब आप तभी यूज करना, इन तीन इक्वेशंस को आप तभी यूज करना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अदरवाइज मत करना। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी की, जो कि है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका ये मतलब है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ए भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। और अब जब आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, मैं आपको बता दूं, अब आप अलजेब्रा यूज नहीं कर सकते, आप 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स को यूज नहीं कर सकते, वो मैथमेटिक्स अब इनवैलिड हो जाती है। और इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर कभी भी आप किसी वेरिएबल क्वांटिटी से डील करो, जो क्वांटिटी वेरिएबल है, नेवर डिपेंड ऑन अलजेब्रा, ऑलवेज डिपेंड ऑन कैलकुलस, है ना। कभी भी, खाली इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर चैप्टर के लिए कह रहा हूं कि अगर आपको गिवन क्वांटिटी एक वेरिएबल दिखती हो, अगर गिवन क्वांटिटी एक वेरिएबल हो,
तब आप कभी भी अलजेब्रा पे कॉन्फिडेंस शो मत करना, आप हमेशा कैलकुलस पे कॉन्फिडेंस शो करना। और अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो भी आपको कैलकुलस के थ्रू ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और अब आप लिखेंगे वेलोसिटी को dx अपॉन dt। अब आप v को x बाई टी नहीं लिख सकते, अब आप v को डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी नहीं लिख सकते। अगर आपको किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपको dx बाई dt के थ्रू ही आगे बढ़ना होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। एंड सिमिलरली एक्सीलरेशन के लिए अब आपको लिखना होगा dv अपॉन dt। एक और फॉर्मूला है विच इज v इंटू डी वी बाई डी एक्स। आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर, आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। आप या तो dv बाई dt के थ्रू आगे बढ़ जाओ या फिर v dv बाई dx के थ्रू आगे बढ़ जाओ, दोनों के केस में आपको आंसर आ जाएगा। अब dv बाई dt तब यूज करना जब आपको टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम पे डिपेंडेंट रिलेशन दिया हो। आप v dv बाई dx तब यूज करना जब आपको x पे डिपेंडेंट इक्वेशन दिया हो। तब अगर क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड कर रही हो तो टाइम वाले इक्वेशन को यूज कर लेना। पोजीशन पे डिपेंडेंट क्वांटिटी के लिए आपको अगर सवाल पूछा जाए तब डेफिनेटली आप v dv बाई dx को यूज कर सकते हैं। जैसा डेटा जैसी सिचुएशन वैसी इक्वेशन। अब बिल्कुल समझें, जैसी सिचुएशन वैसी इक्वेशन आपको समझना पड़ेगा। और यहां के लिए एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तब इस केस में आप a की वैल्यू को अगर निकालना चाहते हैं तो यहां पर आप डेल्टा v बाई डेल्टा टी भी यूज कर सकते हैं। अब चाहें तो dv बाई dt भी यूज कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में आपको आंसर सेम मिलने वाले, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटीज के केस में अलजेब्रा एंड कैलकुलस दोनों इक्वली वैलिड हैं। कांस्टेंट क्वांटिटीज के केसेस में अलजेब्रा एंड कैलकुलस इक्वली वैलिड है, बट वेरिएबल क्वांटिटी के केस में ओनली कैलकुलस वैलिड है, अलजेब्रा वैलिड नहीं है। ठीक, मैं समझता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पर भी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो अलजेब्रा एंड कैलकुलस इक्वली वैलिड थे, दोनों काम कर सकते थे। यहां पर नहीं कर सकता काम, यहां पर आपको कैलकुलस के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। डन। और ये पूरे चैप्टर का देखा जाए तो ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है जो आपको समझना है। अब मैं अपने सवाल पे लौटता हूं। अब मुझे x गिवन है, मुझे बोला है v बताओ कब, जब मेरा एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले मुझको a तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस मोमेंट की रिक्वायरमेंट है जिस मोमेंट पे मेरी a की वैल्यू 0 होने वाली है। अच्छा, मुझे उस मोमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि मुझे उसी मोमेंट के लिए v पूछा गया है। तो जब तक मुझे ये नहीं मालूम चलेगा कि भैया एक्सीलरेशन 0 हुआ कब, तब तक मैं v बताऊं कैसे? और इसीलिए सबसे पहले आपको x के थ्रू पहले v तक पहुंचना होगा, v के थ्रू फिर आपको a तक पहुंचना होगा। a को 0 बनाएंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे, फिर टाइम की वैल्यू पता चल जाने के बाद हम v की वैल्यू बता देंगे। सुनाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया x से पहले v पहुंचेंगे, v से फिर हम a तक पहुंचेंगे। और क्योंकि x मेरा वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कैलकुलस ही आपको यूज करना है। और आपको डेफिनेटली यहाँ पर कहना है, डेफिनेटली यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो dx अपॉन dt होगी। आप x बाई टी लिख दिए, आपने डेल्टा x बाई डेल्टा टी लिख दिया, आंसर गलत आ जाएगा। मैं कह देता हूँ आपको फिर से, आप यहाँ पर v की जगह में अगर x बाई टी लिख बैठे गलती से भी, आपका आंसर गलत हो गया। यहाँ पर v की वैल्यू x बाई टी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल क्वांटिटी है। और देखा जाए तो यहाँ पर वेलोसिटी भी आने वाले टाइम पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो वेरिएबल है। तो डेफिनेटली आप अगर क्वांटिटी वेरिएबल से डील कर रहे हो तो कैलकुलस के थ्रू ही आप आगे बढ़ो, आप कभी भी आंसर गलत नहीं मिलेगा। सुनाओ, अब टी क्यूब के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 6 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 2t हो जाएगी। सो 6 इंटू 2t विल बिकम 12t प्लस 20t का डिफरेंशिएशन प्लस 20 हो जाएगा एंड 15 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। आई होप आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n की वैल्यू होती है nx टू द पावर n माइनस 1। कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है 0। और अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो डिफरेंशिएशन के अंदर तो उसे हम अलग कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। अब मुझे v मिल गया, अब मुझे निकालना है a। अब क्योंकि अभी भी v वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो अभी भी मुझको कैलकुलस के साथ ही आगे बढ़ना है। सो a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी dv बाई dt।
तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। सो 3 कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 2t, 3 इंटू 2t विल बिकम 6t, -12t में -12 बाहर, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, 20 कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और बोला है a की वैल्यू को 0 मेंटेन करना है, कह रहा है a 0 करना है, तो डेफिनेटली 6t माइनस 12 की वैल्यू अगर 0 है तो 6t की वैल्यू हो जाएगी 12, एंड फाइनली टाइम की वैल्यू आ जाएगी 12/6 दैट इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो मुझे पता चल गया कि जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड थी उस मोमेंट पे a 0 था, और उसी मोमेंट पे v कितना है मुझे पूछा गया है। तो डेफिनेटली v के लिए जो मेरा एक्सप्रेशन है क्या है, मेरा एक्सप्रेशन है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20 प्लस 20। तो डेफिनेटली मुझे 2 सेकेंड के लिए v पूछी गई थी, तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। So now 3 into 4 will become 12, minus 12 into 2 will become 24 plus 20. So definitely 12 minus 24 is minus 12 plus 20 is plus 8. So 8 meter per second will be the correct answer. I will go with 8 meter per second. ऑप्शन 3 के साथ मैं जाना चाहूँगा, एंड देखें तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और देखिए समय मैंने काफ़ी लिया, ज़रूरत भी थी, लेना भी था, क्योंकि इन क्लासेस का तभी कोई मीनिंग है जब मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, जब मैं अपनी बात आपको सिखा सकूं और मेरी बात आप तक सही ढंग से पहुंच सके। तो इसीलिए फिजिक्स क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो मैं अपनी सारी बातों को काफ़ी डिटेल में रखना चाह रहा हूं, ताकि हर छोटे से छोटा डाउट भी आपके मन का क्लियर हो, हर छोटी से छोटी बात भी आपको समझ में आए। न मैं कोई हड़बड़ाना चाहता हूँ समझाने के लिए, और न समझने के लिए आपको जल्दी करें। आप समझ के चलिए कि फिजिक्स एक टाइम डिमांडिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिया फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को नहीं सीख सकते, और इसीलिए आपको बड़ी शिद्दत के साथ आपको हर कॉन्सेप्ट को समझना होगा, समय देना होगा। अदरवाइज क्या है ना, फड़बड़ाएंगे ना तो फिर आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि ह्यूमन ना कोई भी चीज़ को जल्दी नहीं सीख सकता, उसे नई चीज़ सीखने के लिए समय लगता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो धीरे धीरे हैबिट में आता है। और इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को समय दीजिए, आपसे डेफिनेटली बनने लगेगा। और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने काफ़ी थ्योरी आप लोग को समझाई, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी बस इतनी थी, दैट इफ यू आर डीलिंग विद अ वेरिएबल क्वांटिटी ऑलवेज यूज कैलकुलस। बस इतनी सी बात आप मेरी समझ जाएं तो आप मान के चलिए कि फिजिक्स के बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे। आप फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अपने आप को कैपेबल बना लेंगे। जनरली होता क्या है ना, हमें यही नहीं मालूम कि किस सिचुएशन में करना क्या है, हमें यही नहीं मालूम कि कब कौन सी इक्वेशन को यूज करनी है। और इसीलिए आप बिल्कुल भरोसा रखिए कि अगर आप सही सिचुएशन के लिए सही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो आपको आंसर सही मिलेगा। और वेरिएबल क्वांटिटीज के केस में हमेशा कैलकुलस पे ही डिपेंडेंस शो करना, कांस्टेंट क्वांटिटीज के केसेस में आप अलजेब्रा पे भी कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो, आप चाहो तो वहां पर कैलकुलस को भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट से है। अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, covers displacement s1 in first p minus 1 seconds and s2 in first p seconds. The displacement s1 plus s2 will be made in time. All right, देखिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और मैं आपको इसे सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक बॉडी रेस्ट से अपने मोशन को स्टार्ट की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई और पहले p माइनस 1 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसकी वैल्यू s1 है, एंड पहले p सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो s2 है। तो कह रहा है कि s1 प्लस s2 वैल्यू की डिस्प्लेसमेंट को गेन करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए सॉल्व करना कैसे है। तो यहां पर सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डेटा मेरे पास क्या क्या है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले p माइनस 1 सेकेंड के लिए। ठीक, तो मेरे पास क्या क्या डेटा है। तो क्योंकि मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो u की जगह में आ जाएगा 0, करेक्ट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कितनी है मालूम नहीं बट कांस्टेंट है, इसे मैं a ले लेता हूं। डन। साथ ही साथ
जो डिस्प्लेसमेंट x है उसकी वैल्यू मुझे s1 गिवन है एंड मुझे टाइम गिवन है p-1 सेकेंड। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल x यूज करेंगे एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल y यूज करेंगे, इससे हमें आगे आसानी होती है ना। कुछ टीचर या फिर राइटर सिंबल s लेना पसंद करते हैं, मैं x लेना ज़्यादा पसंद करता हूं और मैं सिंबल x के थ्रू ही आपको सारी बातों को समझा रहा हूं। अब क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को यूज करूंगा। अभी आपको बताया जैसा मोशन वैसी इक्वेशन, जैसी सिचुएशन वैसी इक्वेशन है ना। मैंने आपको कहा था कि मोशन की वैरायटी पे डिपेंड करेगा कि मेरी इक्वेशन की क्या चॉइस होगी, और क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो डेफिनेटली आई विल बी यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। तो नाउ इन चारों क्वांटिटीज के लिए कौन सी मेरी इक्वेशन होगी, तो डेफिनेटली x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, x की जगह में s1, u 0 है, हाफ a, t की जगह में p-1 स्क्वायर। परफेक्ट, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है कि पहले p सेकेंड में उस बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो s2 है। तो अब मैं बात करता हूं फर्स्ट p सेकेंड्स के लिए। तो बताएंगे क्योंकि शुरुआत फर्स्ट p सेकेंड मतलब शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी, अपने को शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी हमको, है ना। सो u की वैल्यू कितनी, 0 है ना, क्योंकि शुरुआत से ही मुझको वापस से इक्वेशन को लिखना है। सो u 0, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है तो अभी भी a, जो डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्प्लेसमेंट x है इस सिचुएशन के लिए s2 है एंड जो टाइम उसकी वैल्यू p है। अब अगर मैं इन चारों के लिए वापस से इक्वेशन लिखूं तो मैं सेम इक्वेशन को यूज करने वाला हूं, और अब मुझे मिलने वाला है s2 इक्वल्स टू हाफ a p स्क्वायर एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहां तक तो मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी समझने में, आप आराम से समझ गए होंगे यहां तक। तो अब कह रहा है कि अगर हम एक ऐसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें जिसकी वैल्यू s1 प्लस s2 है, तब उस केस के लिए इतने डिस्प्लेसमेंट को इन स्ट्रेच ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा गया है। मान लेते हैं टाइम t लगेगा, है ना। तुम नाउ मैं ये मान के चलता हूं, लेट टाइम इक्वल्स टू t फॉर डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2। तो अभी भी बात मुझे शुरुआत से ही करनी है कि शुरुआत से s1 प्लस s2 डिस्प्लेसमेंट जाने में कितना समय लगेगा। तो नाउ अभी भी u की जगह में 0, एक कांस्टेंट है तो अभी भी a की जगह में a। अब जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी s1 प्लस s2 और टाइम t मुझे बताना है जो मैंने एज्यूम किया हुआ है। अगेन इन चारों के लिए मेरी इक्वेशन क्या है, दैट इज x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बार बार प्रैक्टिस करते रहें, बार बार इक्वेशन को बोलते रहें, लिखते रहें, आपको याद हो जाएगा। तो नाउ x की जगह में कितना, s1 प्लस s2, u तो अभी भी 0, सो हाफ ए टी स्क्वायर और t ही मुझे बताना है। अब देखें तो मुझे s1 एंड s2 की वैल्यूज इक्वेशन 1 एंड 2 से पुट कर देनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी s1 एंड s2 की वैल्यूज निकाल के आपके लिए रखी हुई है इक्वेशन 1 एंड 2 में। s1 एंड s2 की वैल्यूज पुट करते ही जैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना, s1 एंड s2 की वैल्यूज को रखते जैसे हम सॉल्व करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। तो s1 की वैल्यू कितनी आई थी, मुझे याद है, इट इज हाफ a p-1 स्क्वायर एंड s2 की वैल्यू आई थी हाफ a p स्क्वायर। आपको मैं दिखा देता हूं, इक्वेशन 1 से s1 की वैल्यू हाफ a p-1 स्क्वायर थी, इक्वेशन 2 से s2 की वैल्यू हाफ a p स्क्वायर थी, है ना। तो मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज किया हुआ है, इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। कुछ नजर आ रहा है जो कैंसिल हो रहा है ना, आपको कुछ नजर आ रहा होगा जो कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, इट इज हाफ a, कैंसिल कर दिया, इम्प्लाइज दैट। बस मुझे t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए मुझे रूट ले लेना चाहिए। तो मुझे रूट किसका ले लेना होगा, इट विल बी p-1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये आंसर आ चुका है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं ढंग से। सो a माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस
माइनस 2ab प्लस पी स्क्वायर, रूट अपनी जगह पर रहेगा। a माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 2 इंटू पी इंटू 1 विच इज माइनस 2p एंड प्लस पी स्क्वायर अपनी जगह पर है। फाइनली पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर विल बिकम 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं। अब बिल्कुल आंसर को ध्यान रखिएगा। तो क्या आंसर करेक्ट होगा बताइए, है ना? कौन सा आंसर करेक्ट है? डेफिनेटली ऑप्शन 1, क्योंकि रूट भी मेरा साथ में आना चाहिए। ऑप्शन 1 इज द परफेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। लेट अस मूव टू द 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जनवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट से है। द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी of a moving particle in time interval t to t plus 1 second are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t plus 2 th second is dash meter. All right, again a numerical type question और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कह रहा है कि एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट एंड उसकी वेलोसिटी में होने वाला इंक्रीमेंट t से लेके t प्लस 1 सेकेंड के लिए कितना था? 125 मीटर एंड 50 मीटर पर सेकेंड था। तो कहता है कि उस सिचुएशन में उस पार्टिकल ने t प्लस 2 th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ऑल राइट, तो देखिए यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं t से लेकर के t प्लस 1 सेकेंड के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, देन डेफिनेटली इट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना? t से लेकर के t प्लस 1 सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है इट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और इस 1 सेकेंड के इंटरवल में जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हुआ है इट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो आप क्या जवाब देंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, है ना? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और dv बाई dt, और इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब मैं टाइम इंटरवल को डिवाइड कर देता हूं इट बिकम्स 1, इसी को तो हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो अगर dt समय में चेंज इन वेलोसिटी dv है तो यूनिट टाइम में कितना है? इट इज dv बाई dt। तो dv बाई dt शोज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड के इंटरवल में जो वेलोसिटी बदलती है उसी को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और क्योंकि t से लेकर के t प्लस 1 सेकेंड का जो इंटरवल है वो 1 सेकेंड का है, और क्योंकि इस 1 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड बदल रही है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ a इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। dv की वैल्यू हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, dt की वैल्यू होगी 1 सेकेंड, इट बिकम्स 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक आप बिल्कुल समझ सकते हैं। नाउ अब कह रहा है कि इसी 1 सेकेंड के इंटरवल में, इसी 1 सेकेंड के इंटरवल में जो उस पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था उसकी वैल्यू कितनी गिवन है मुझे? 125 मीटर है। तो डेफिनेटली यहां पर अगर हम देखूं, अगर मैं आपको यहां पर मैं बताना चाहूं तो डेफिनेटली t समय कंप्लीट हुआ, t समय कंप्लीट होने के अगले एक सेकेंड में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की उसकी वैल्यू 125 मीटर है। तो यहां पर एक और फॉर्मूला है जो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, है ना? एक फॉर्मूला है और ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। x nth फाइंड करने का फॉर्मूला है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां पर एक बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना, एकदम ध्यान से आप सुनिएगा। एक और जो मेरी इक्वेशन है वो है x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन में फर्क है, और ये फर्क क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये सेकेंड इक्वेशन है, अगर यहां पर मैं टाइम की जगह में 5 पुट करूं तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन एन इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। मतलब शुरुआत से लेकर के 5 सेकेंड कंप्लीट होते तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मुझे मिल जाएगी।
इस सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं टाइम की जगह में 5 पुट करूं, टी की जगह में 5 पुट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, शुरुआत से लेकर के 5 सेकेंड तक बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था वो टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर इस एक्स एनथ के फॉर्मूले में मैं एन की जगह में 5 पुट करूं, आई विल हैव डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड, मतलब जस्ट 5वें सेकेंड में जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो मुझे मिलेगा। 5वां सेकेंड मतलब कौन, 4th के बाद वाला सेकेंड, 4 सेकेंड के कंप्लीशन के बाद का जो अगला एक सेकेंड था, उस एक सेकेंड में जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी वो मुझे अगर फाइंड करनी हो तो मुझे इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। सो टोटल टाइम में निकालने के लिए नीचे वाली इक्वेशन एक किसी पर्टिकुलर एक सेकेंड के इंटरवल में 5th सेकेंड, 6th सेकेंड या फिर nth सेकेंड में निकालना हो तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब देखा जाए t से लेकर के t+1 सेकेंड का जो इंटरवल है वो t+1 th सेकेंड को शो करता है कि नहीं। सो t+1 th सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरी कितनी गिवन है, मुझे गिवन है 125 मीटर। t ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद का जो एक सेकेंड है वो है t+1 th सेकेंड। तो यहां पर डेफिनेटली मुझको इस इक्वेशन को यूज करना चाहिए, इस ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करना चाहिए, एंड x nth की जगह में मेरा आ जाएगा x t+1 th सेकेंड, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 125 इक्वल्स टू u मालूम नहीं, u के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो u की जगह में u रहने दो, प्लस a की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता दी आपको कितनी, इट इज 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n-1। तो n की जगह में कितना पुट करें हम, n की जगह में पुट करें t+1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय t+1 विल बिकम 2t+2, और यहां पर -1 मेरी इक्वेशन का पार्ट है तो यहां पर -1 और आएगा। एंड लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन, सो इंप्लाइज दैट ये x t+1 th की वैल्यू मुझे गिवन थी, तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इक्वल हटा करके यहां पर 2 डॉट लगा देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो। सो नाउ 125 इक्वल्स टू u प्लस 50/2 को मैं लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाइड बाय 2t प्लस 2 -1 विल बिकम +1, एंड नाउ लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए। अब कहता है t+2 th सेकेंड में वो कितना जाएगा, तो मुझे जानकारी देनी है x t+2 th सेकेंड के लिए, तो इसकी हम बात करना चाहते हैं, ये मुझे निकालना है, और इस डिस्प्लेसमेंट को फिलहाल के लिए मैं x मान करके चलता हूं जो मुझे बताना है, इसी वैल्यू को मैं x ले रहा हूं जो मुझे बताना है ना। सो u अभी भी सेम टू सेम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्यों बदलने वाली हो तो नहीं बदलेगी। अगेन a/2 मतलब 50/2, कितना लिखूंगा यहां पर मैं 25 मल्टीप्लाइड बाय, अब n की जगह में मुझे पुट करना पड़ेगा t+2, तो ये हो जाएगा 2t + 4 और -1 मेरी इक्वेशन का पार्ट है। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। एक्चुअली n की जगह में मुझे t+2 डालना पड़ेगा, सो 2 × t + 2 × 2, सो 2t + 4, और ये -1 आप देख सकते हैं जो रहेगा, और इसी x की वैल्यू को मुझे फाइंड करना है जो कि मेरे लिए क्या है, x t+2 th सेकेंड की वैल्यू है, x t+2 th की वैल्यू या फिर t+2 th सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट है। नाउ दिस इक्वल्स टू u प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 2t + 3। यहां तक तो आप समझ सकते हैं, जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं यहां तक, है ना। सो नाउ अब मुझे x की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे x की रिक्वायरमेंट है तो मुझे u को एलिमिनेट करना होगा। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 से u की वैल्यू ऑब्टेन करके हम इक्वेशन इस वाली में पुट कर देते हैं, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आप देख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो u की वैल्यू हो जाएगी 125 माइनस इस RHS के सेकेंड टर्म को LHS की तरफ ले लेता हूं और मल्टीप्लाई भी कर देता हूं ब्रैकेट ओपन करके। सो ये माइनस हो चुका है, सो 25 × 2 बिकम्स 50, सो 50t, या कि माइनस हुआ था तो माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस होगा, 25 × 1 विल बिकम 25। यहां तक तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, मैंने u की वैल्यू पुट कर दी, प्लस अब 25 × 2t विल बिकम प्लस 50t, एंड आखिरी में प्लस 25 × 3 विल बिकम 75।
कुछ कैंसिल हो रहा है ना। सो -50t प्लस 50t आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो 125 माइनस 25 विल बिकम 100 एंड 100 प्लस 75 विल बिकम 175 मीटर। सो डेफिनेटली t प्लस 2th सेकेंड की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 175 मीटर होगी, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं 175 मीटर ही लिखूंगा और लूंगा, और डेफिनेटली 175 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आई होप आई हैव मेड दिस क्वेश्चन परफेक्टली क्लियर टू यू। आराम से आप समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना था, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। यहाँ पर t की जगह मैं 5 पुट करूँ तो 5 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ n की जगह मैं 5 पुट करूँ 5th सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर t की जगह मैं 10 पुट करूँ शुरुआत से 10 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, यहाँ पर n की जगह मैं 10 पुट करूँ तो 10th सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, और यहाँ पर t से लेकर t प्लस 1 भी 1 सेकेंड का इंटरवल था, और यहाँ पर फिर हमें t प्लस 2th सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट पूछी गई थी। सो डेफिनेटली इस एक्सेंट वाले फॉर्मूले की यहाँ पर मुझे ज़रूरत थी, अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एंड दोनों सिचुएशंस के लिए मैंने 2 इक्वेशंस को लिख करके सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिल गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 जनवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट से है। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants. The relation between acceleration a and velocity v is all right. सब कुछ सिखा चुका हूँ अब मैं आपको, अब बस सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करना है और हमको आंसर मिलेगा। मुझे गिवन है t equals to alpha x square plus beta x, तो कह रहा है कि एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में क्या रिश्ता होगा, और हमें बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो नाउ implies that let us differentiate both sides with respect to t। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि x से आपको मिलेगा v से आपको मिलेगा a, और क्योंकि मुझे a और v में रिश्ता चाहिए तो मुझे x को डिफरेंशिएट करने की रिक्वायरमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मुझे RHS को डिफरेंशिएट करना है तो LHS को भी करूंगा, नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तो दोनों साइड को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो LHS को करूंगा तो RHS को भी करूंगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ dt बाई dt कैंसिल होकर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू अल्फा कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, बट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है x के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में है? टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंगली अभी मुझे x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dt यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप यू नो द चेन रूल, एंड इफ यू डोंट नो द चेन रूल लेट मी टीच यू। देखिए मैं बताना ही चाहता हूँ कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ dx स्क्वायर अपॉन dx। मैंने dt की जगह में dx लिखा है, मतलब dx मैंने डिवाइड किया है, तो जितना डिवाइड किया है उतना मुझे मल्टीप्लाई भी कर देना चाहिए, एंड dt को यहाँ पर मैं बाद में लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है ना? 5 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 5 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। dt को पहले लिखो बाद में मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ना है? प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होता है ना। सो मुझे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना था t के रेस्पेक्ट में, बट मैं एक्स स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना जानता हूं, दैट इज 2x। तो dx डिवाइड करके dx को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही हुआ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, dx बाई dt अपनी जगह पर मेंटेन्ड है, प्लस अब बीटा की बात करते हैं तो बीटा कांस्टेंट होकर के बाहर, अब dx बाई dt को मैं v लिख सकता हूं, यहां पर भी मैं dx बाई dt को v लिख सकता था, जो मुझे लिख लेना चाहिए, मैं अभी लिख देता हूं, क्या दिक्कत है? सो 1 इक्वल्स टू 2 अल्फा x, ये हो गया मेरा v प्लस बीटा v। अब देखें तो RHS के दोनों टर्म्स में v कॉमन है, v को कॉमन लेकर के बची हुई क्वांटिटी को LHS की तरफ ले लेते हैं, तो क्या बचने वाला है मेरे पास? इंप्लाइज दैट 1 अपॉन v कॉमन ले लो तो क्या क्या बचेगा? 2 अल्फा x प्लस बीटा बचेगा, जो कि मैंने LHS में लिया तो डिवाइड हो गया, एंड अब मेरे पास RHS में कौन है? मेरे पास अब RHS में v है। सो आई एम हैविंग v नाउ, और मुझे a की रिक्वायरमेंट है, और जैसा कि मैंने बताया था
जैसी सिचुएशन वैसी इक्वेशन, और यहाँ पर क्योंकि मुझे ए और बी में रिश्ता चाहिए तो डेफिनेटली ए एंड बी में रिश्ता क्या होगा, ए इक्वल्स टू हम जानते हैं इट इज डी बाई डी टी, हम जानते हैं ए की वैल्यू डी बाई डी टी होती है। एंड साथ ही साथ एक फॉर्मूला और बताया था वी डी वी बाई डी एक्स, मैंने दोनों फॉर्मूले आप लोग को बताए हुए हैं। ए फाइंड करने का फॉर्मूला डी वी बाई डी टी भी है, ए फाइंड करने का फॉर्मूला वी डी वी बाई डी एक्स भी होता है। क्योंकि यहाँ पर मुझको v और x में रिश्ता मालूम है और क्योंकि टाइम को लेकर के मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, आई विल नॉट बी फॉलोइंग दिस इक्वेशन, आई विल बी फॉलोइंग दिस इक्वेशन, क्योंकि मुझे v और x के बीच में रिलेशन मालूम है, टाइम न तो दिया था ना उसकी जानकारी हमें कुछ है, तो डेफिनेटली हम डी वी बाई डी टी के थ्रू नहीं बढ़ेंगे, हम v डी वी बाई डी एक्स के थ्रू बढ़ेंगे। और अब अगर मुझे a फाइंड करना है इट विल बी इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स। तो नाउ v की जो भी वैल्यू मेरे पास है मुझे लिख देनी चाहिए, इट इज 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये v की वैल्यू थी तो जो थी लिख दिया मैंने। अब v को करना डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट v विथ रेस्पेक्ट टू x एंड v की वैल्यू को फिर एक बार में मुझे लिखना होगा, तो इसे मैं न्यूमरेटर में अगर लिखूं इट विल बिकम 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1। जब हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाता है, तो मैं न्यूमरेटर में ले लिया हूं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को, तो यहां पर पावर मैंने नेगेटिव कर दिया। डन, बस इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करते मुझे आंसर मिलेगा। आई नीड सम स्पेस टू सॉल्व, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज आप लोग को समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमें गिवन है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इट इज 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा चेन रूल। तो अगर आपको चेन रूल मालूम है तो आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम तब मैं आपको चेन रूल को किस तरह से यहाँ पर यूज करना मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, अगर मान लेते मुझे y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, बट मुझे ये नहीं मालूम कि y का x पे डिपेंडेंस है किस तरह से, बट मुझे क्या मालूम है कि y u पे कैसे डिपेंड कर रही है। अब ये u क्या है, u कोई और एक वेरिएबल है ना। तो अगर मुझको y का डिपेंडेंस मालूम है किस पे, u पे, एंड u का डिपेंडेंस मालूम है x पे, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं करूंगा, मैं y को डिफरेंशिएट कर दूंगा u के रेस्पेक्ट में, और क्योंकि यहां पर मैंने du को डिवाइड किया है, अब मैं u को डिफरेंशिएट कर दूंगा x के रेस्पेक्ट में, मतलब du यहां पर मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसी को हम चेन रूल कहते हैं। चेन रूल कहता है कि dy बाई डी एक्स को हम चेन रूल कहता है कि dy बाई डी एक्स को हम dy बाई du मल्टीप्लाइड बाय du बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। du तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो आपस में मुझको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो इसको यूज कब करना होता है, जब आपको y मालूम हो इन टर्म्स ऑफ u एंड u मालूम हो इन टर्म्स ऑफ x, तब आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को u मान लेते हैं, इसे मैं मान लेता हूं u, तो ये हो गया u का पावर -1। अब y की जगह मैं लिख दूंगा u का पावर -1, जिसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं u के रेस्पेक्ट में। सो u टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इट विल बी -1 इंटू u टू द पावर -1 दैट इज -2। ये क्या हो गया मेरा, ये dy बाई du हो गया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इसे du बाई डी एक्स को, और u की वैल्यू मैंने कितनी मानी है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा मानी है। तो बस यही हमारा चेन रूल है जो आपको समझने की जरूरत है। तो इट इज इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर कर देता हूं, सो -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये डिनोमिनेटर में जब आएगा तो पावर +2 होकर के यहाँ पर टोटल पावर हो जाएगा 3, मीन्स क्यूब हो जाएगा। और अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, सो 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है तो बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, बीटा का डिफरेंशिएशन 0। सो फाइनली आई एम हैविंग -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर 3 और ये मेरा आंसर आ रहा है। अब हम आंसर की के साथ चेक करते हैं। तो मुझे a की वैल्यू बतानी थी। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप समझिए
कि मुझे v कितना मिला हुआ है, दिस इज माई v, है ना। मुझे जो v की वैल्यू मिली थी, v कितनी मिली थी, 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, मुझे v की वैल्यू मिला था। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो -2 अल्फा तो अपनी जगह पर रहने दो, है ना। अब 1/2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ v क्यूब। और फाइनली देखा जाए -2 अल्फा v क्यूब मेरी a की वैल्यू हो जानी चाहिए, -2 अल्फा v क्यूब। आई विल गो विद ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी कैलकुलस का यूज हुआ है, आपको भी इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने आना चाहिए। अब JEE के एग्जाम के लिए डेफिनेटली आपकी मैथमेटिक्स में अच्छी कमांड होती है, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से आता है। अब बिल्कुल उस मैथमेटिक्स को यूज करिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो भी मंजिल है आपकी, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँचिए, है ना। तो इस वे में हम मैथमेटिक्स को फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और इसीलिए बिना मैथमेटिक्स के तो फिजिक्स बनने वाले नहीं है, और इन सबको आपकी हैबिट में आने के लिए समय लगेगा। So keep practicing and keep practicing. Let us move to the next question. Next question 1st February 2024 के फर्स्ट शिफ्ट से है। A particle is moving in one dimension along x-axis under the action of a variable force. All right. Its initial position was 16 meter right of the origin. All right. The variation of its position x with time t is given as x equals to -3t cube plus 18t square plus 16t, where x is in meter and t is in second. The velocity of the particle when its acceleration becomes 0 is dash meter per second. देखा जाए तो एग्जैक्टली इसी तरह का सवाल ऑलरेडी हमने आज की क्लास में सॉल्व किया। एक सवाल हमने किया था जिसमें हमको x गिवन था और बोला था v बताओ जब a की वैल्यू 0 होगी, तो हमें भी v बताना है जब a की वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पर वेरिएबल फोर्स की बात की जा रही है, तो हम ये जानते हैं, हालांकि इस चैप्टर के लिए हमें फोर्स की इक्वेशन, हमें इस चैप्टर तक जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे होते हैं क्लास 11th में, तो हमको लॉज ऑफ मोशन नहीं मालूम होता, हमें नहीं पढ़ाया गया होता, बट आपने 9th क्लास में सीखा जरूर है कि फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू ma होती है। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, एक्सेलरेशन भी होगी वेरिएबल। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर क्वांटिटी वेरिएबल है, यूज कैलकुलस ओनली। अगर क्वांटिटी वेरिएबल है तब हम कैलकुलस के थ्रू ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। सो नाउ अब क्योंकि मुझे x गिवन है, तो x को डिफरेंशिएट करके मैं क्या करूंगा, मैं x को डिफरेंशिएट करके सबसे पहले निकालूंगा वेलोसिटी v, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकालूंगा मैं एक्सेलरेशन a और उसे बनाऊंगा 0। मुझे एक टाइम मिलेगा जिस टाइम पे a की वैल्यू 0 होगी, और उस टाइम पे फिर मैं v की वैल्यू निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। सो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। सो लेट अस डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -3 कांस्टेंट बाहर, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 18 बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 16 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1। तो दिस बिकम्स -9t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 16। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब a की वैल्यू की बात करना चाहते हैं, सो a इज dv अपॉन dt, अगेन कैलकुलस, बिकॉज v इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। whenever you are dealing with a variable quantity, use calculus. So now -9 बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 36 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, 16 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये हमें फाइनली a की वैल्यू मिल गई। और बोला है कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर a की जगह में मैं पुट कर देता हूँ 0। तो फाइनली -18t RHS में जाके प्लस 18t हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 होता है। सो 18t इक्वल्स टू 36। सो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। तो डेफिनेटली मुझे वो टाइम मिल गया जिस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। डन, इतनी बात आप बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल यहां तक बातों को समझा जा सकता है। नाउ अब मुझको इस पर्टिकुलर टाइम पे ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मुझे ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो v का एक्सप्रेशन कौन है, सो दिस इज वेलोसिटी v। v मेरा कितना है, इट इज 9
टी स्क्वायर प्लस 36t प्लस 16, ये मुझे v की वैल्यू गिवन है। तो जिस मोमेंट के लिए v पूछा गया था उस मोमेंट पे a 0 होना था। तो a 0 कब है? जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है। तो 2 सेकेंड पुट करने से मुझको आंसर मिलेगा। सो -9 t की जगह में 2 के स्क्वायर की वैल्यू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16। सो दिस इज 9 4 इज 36, सो -36 प्लस 72, 36 इंटू 2 इज 72 प्लस 16। तो ऑब्वियसली -36 प्लस 72 इज प्लस 36 प्लस 36 प्लस 16 इज 52 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियसली 52 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जो है भी, जिसको लेकर के आप बिल्कुल वरीड फ्री हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 52 होगा। बट यहां पर जो बाकी डेटा थे क्या थे? इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ द ओरिजिन। ये जो हमें जानकारी वगैरह गिवन थी, इसको लेकर के क्या बात थी यहां पर हमको समझने की जरूरत है। देखा जाए तो जो डेटा मुझे गिवन है, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ द ओरिजिन, इसकी यहाँ पर हमें एज सच कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। हमको फाइनली ए को 0 बना करके v की वैल्यू बतानी थी। सो डेफिनेटली 52 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 52 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। बाकी डेटा की एज सच यहाँ पर हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट यहाँ पर एक बात मैं देख रहा हूँ कि एक वर्ड यूज किया है इनिशियल पोजीशन, है ना। यहाँ पर वर्ड यूज किया इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन के लिए यहाँ पर टाइम की वैल्यू को मुझे लेना चाहिए था 0। तो अगर मैं यहाँ पर t की जगह में 0 पुट कर दूं तो मेरा x 0 आ रहा है। मतलब क्या है इसका? ये मतलब है कि जो हमारी बॉडी है वो ओरिजिन पे है। बट यहाँ पर साफ साफ कह रहा है इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ द ओरिजिन। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन में देखा जाए, मैं यहाँ पर कलर बदल रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन में मुझको प्लस 16 और ऐड करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। रीजन बिंग, क्योंकि जो डेटा मुझे गिवन है मुझको ये कहना चाह रहा है कि इनिशियली वो 16 मीटर पे था राइट ऑफ द ओरिजिन। बट एक्स को लेकर के जो मेरे सामने इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जब मैं टाइम की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तब मुझे x 0 मिलता है। बट बोलता है कि x की वैल्यू प्लस 16 आनी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे प्लस 16 लिख देना चाहिए। अब अगर मैं t की जगह में 0 पुट कर दूं तो मुझे x की वैल्यू 16 मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखा जाए वो जो आंसर मुझे मिला है ना 52, ये अब भी नहीं बदलने वाला, इसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं आने वाला। रीजन क्या है? क्योंकि अगर मैं x के एक्सप्रेशन में प्लस 16 कर भी दूं और जब मैं v के लिए x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होगा एंड में वो यहाँ पर 0 ही होने वाला है। और इसीलिए मेरे किसी भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। आंसर मेरा सेम टू सेम 52 ही आने वाला है और इसीलिए दैट इज द करेक्ट आंसर। देखा जाए तो एनटीए वालों ने जब इस x की वैल्यू लिखी थी, जब एक्सप्रेशन को मेंटेन किया था, तब उनको यहाँ प्लस 16 कर देना चाहिए था। नहीं किया उन्होंने, बट अलग से एक लाइन लिख दी। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि x के लिए यहाँ पर मुझको चेक करना था कि हाँ भैया t की जगह 0 पुट करने से x 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं अलग से 16 टर्म ऐड कर दिया। बट फिर भी फाइनल आंसर मेरा सेम टू सेम है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो परफेक्टली क्लियर टू यू। टोटल 8 क्वेश्चन आए थे, 7 करवा दिए, 8वें की तरफ मूव करते हैं। लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 1 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट से है। अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट starts moving from reference point x equals to 0 along x-axis with a velocity v that varies as v equals to 4 root x meter per second. The acceleration of the particle is, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजीली समझा जा सकता है। कह रहा है कि एक पार्टिकल के लिए u की वैल्यू 0 है, इनिशियली वो रेस्ट में था। शुरुआत भी कहाँ से हो रही है? x इनिशियल की वैल्यू 0 है। कहता है कि उसकी v अलग अलग कोऑर्डिनेट पे जो होगी उसे फाइंड करने का जो एक्सप्रेशन है वो है v इक्वल्स टू 4 रूट x। तो कहता है कि एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मल्टीपल बार मैंने बताया आपको कि a को फाइंड करने के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो फॉर्मूला dv बाई dt और एक और फॉर्मूला है
वी डी वी बाई डी एक्स। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए और मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, जैसी सिचुएशन वैसी इक्वेशन, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर v का डिपेंडेंस मुझे x पे मालूम है, टाइम पे तो मालूम ही नहीं, तो भैया जब टाइम पे मालूम ही नहीं तो मैं टाइम को क्यों जबरदस्ती का इंक्लूड करूंगा, है ना। और क्योंकि मुझको v का डिपेंडेंस x पे मालूम है तो डेफिनेटली a को फाइंड करने के लिए मैं इसी ना एक्सप्रेशन को यूज करने वाला हूं, मैं इसको क्यों यूज करूंगा, है ना। और इसीलिए क्योंकि मुझे a बताना है तो डेफिनेटली मैं a के लिए लिखूंगा वी डी वी बाई डी एक्स। ये बात कहते हुए कई बार हुआ मेरे को, है ना। सो v की जो भी वैल्यू है लिख दो, दैट इज 4√x। अब वापस से x से के रेस्पेक्ट में v को डिफ्रेंशिएट करूंगा जिसकी वैल्यू कितनी है 4√x है। बस आ गया आंसर। सो a इक्वल्स टू, सो 4√x अपनी जगह पर रहने दो। 4√x में 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब कौन बचा, √x बचा। √x मतलब x का पावर हाफ, x के पावर हाफ का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर हाफ माइनस 1। So now 4 into 4 becomes 16, 16 by 2 becomes 8, √x मेरा ये रह गया, and x to the power half minus 1 is x to the power minus half, that is 1 upon x to the power half, that is 1 upon √x. √x and √x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। So finally 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। 8 आंसर आना चाहिए एंड देखा जाए तो 8 करेक्ट आंसर है भी। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर √x का मतलब है x का पावर प्लस हाफ और यहाँ पर आ रहा है x का पावर माइनस हाफ। सो x का पावर हाफ इंटू x का पावर माइनस हाफ हो जाएगा x का पावर 0, दैट इज 1। 4 into 4 16 by 2 becomes 8। सो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ जनवरी में 2024 में जो पेपर हुए थे, 10 पेपर हुए थे, उनके सारे वो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से बिलोंग करते थे। और इस क्लास को लेने के दौरान मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें समझा सकूं, इस पूरे चैप्टर का मैं रिवीजन करा सकूं। देखिए, स्टडी करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप थ्योरी के बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और एक तरीका ये भी होता है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को समझ लें। तो इस सेकंड मेथड पे बेस्ड था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं हर सवाल को समझा सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये मेहनत, मेरी ये क्लास आपकी लाइफ में एक बदलाव लाएगी, आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपके जीवन के लिए बेनिफिशियल होगी। आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, और जो भी सपना आप देख रहे हैं वहाँ तक आप पहुँचेंगे, आप वो हासिल करेंगे, मैं बिल्कुल विश्वास रखता हूँ। और इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के मेरी इस क्लास में इतना ही। अगर कहीं दिक्कत जाती हो तो आप बिल्कुल बताएं कमेंट में, है ना। मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझना चाहता हूँ। और आपकी जो भी नीड हो आप बताएं मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए बताएं मुझे। मैं बिल्कुल आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मेंटली भी और हर तरह से भी। और इसके लिए आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप चाह रहे हो, आप मेरे सामने अपनी बातें रख सकते हैं। डेफिनेटली कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा मैं, और कुछ तो करेंगे बिल्कुल, है ना। आज इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।